तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल पढ़ चुके थे, है ना। उसमें 4 पढ़े थे, आपको नाम याद ही होगा। पहला क्या था जी? आयोनाइजेशन, है ना, आयंस में अंतर होगा। और दूसरा हाइड्रेट, वाटर में अंतर होगा, यानी वाटर चेक करेंगे। और तीसरा कौन था? लिंकेज। लिंकेज में क्या रहेगा? एम्बिडेटेंट लाइगेंड। 3 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। 3 कौन कौन होते हैं? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और दूसरा नाइट्रीटो ओ और नाइट्रीटो एन। एक और कौन था? थायो, आइसोसाइनाइड, और यही 3 मिलेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला में रहेंगे तो लिंकेज होगा। ये दोनों नहीं है तो लास्ट एक और 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ेंगे। एनायन और कैटायन दोनों कोऑर्डिनेशन है, तो कौन सा कोऑर्डिनेशन है उस पर। उसके बाद हमने बात किया स्टीरियो। स्टीरियो में बस इतना सा अंतर है कि 3 लाइगेंड का पोजीशन डिफरेंट होगा। लाइगेंड का पोजीशन क्या होगा? डिफरेंट होगा, लेकिन कहाँ? 3 डायमेंशनल स्पेस में। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है अभी बताते हैं कि स्ट्रक्चर बना के। लेकिन उसके पहले ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म? लिख लो, 2 टाइप्स। आपको फ्लो चार्ट में बनवाए होंगे। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल अभी आगे पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी डिफरेंट ज्योमेट्री होगा, ऑफकोर्स, यही बात है। फार्मूला तो सबका सेम होता है, पता ही है। ये एग्जिस्ट करता है किस में? स्क्वायर, प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है जी? 4। कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। और ऑक्टाहेड्रल में 6। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनेंगे? देखो, बड़ा सिंपल है। स्क्वायर बनाने आता है ना, बीच में कौन रहेगा? मेटल। और चारों तरफ से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बनाता है मेटल के साथ? लाइगेंड। ये चारों कौन होंगे? लाइगेंड। आया बात समझ में? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब। अच्छा, अगर 6 रहेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, मेटल ऐसा बनाया, 4 बॉन्ड ऐसे बनाए, स्क्वायर तो बना ही लीजिए। उसके बाद एक टॉप और एक बॉटम, 2 हो गए। तो टोटल लाइगेंड्स कितने हो गए? 6। तो जब भी 6 होंगे लाइगेंड्स तो क्या बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। तो अब आइए हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं स्क्वायर प्लेनर के बारे में, है ना। तो पहला स्ट्रक्चर लिखो, फॉर स्क्वायर प्लेनर। फॉर स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर की अगर आप बात कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जी? 4। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमने ड्रॉ करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने लिया कॉपर, ठीक है, और कॉपर मेटल हो गया। लाइगेंड कितने होंगे जी? 4 होंगे। कोई भी 4 लाइगेंड ले लीजिए, मान लो NH3, या आपने लाइगेंड ऐसे बांट दिया, वो दिए रहेगा। क्लोरीन 2 हैं जी, ठीक है, क्लोरीन 2 हैं, और कोई ले लो, NH3 2 है। तो 4 लाइगेंड हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं ना, ठीक है। और अगर ये 4 लाइगेंड हो गए तो बताइए इसका हमको क्या ड्रॉ करना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका दिख रहा है आपको 4, यानी क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। और बीच में किसको रखेंगे? सेंटर में कॉपर। और चारों तरफ से इसका बॉन्ड बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत? और कोवेलेंट बॉन्ड है तो एरो लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर सिमिलर लाइगेंड, देखिए हमने सिमिलर लाइगेंड यहाँ रख दिया, क्लोरीन क्लोरीन, तो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है पता है? स्क्वायर है और ये डायगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। और यहाँ पे NH3 रख दीजिए और यहाँ पे भी NH3 रख दीजिए। अब कितना डिग्री एंगल बनेगा? 90। तो सुनिए, जब सिमिलर लाइगेंड कितना डिग्री एंगल बनाए? 90 डिग्री, तो उसको सिस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस। ज्योमेट्रिकल भी 2 तरह के होते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म का डिफिनेशन सिंपल सा है। डिफिनेशन क्या आपको पहचानने आएगा इस तरह का क्वेश्चन, कि जब 2 सिमिलर लाइगेंड फॉर्म क्या 90 डिग्री इज कॉल्ड सिस। और ट्रांस के लिए क्या कहेंगे? ट्रांस बना सकते हो जब 2 सिमिलर लाइगेंड कितना डिग्री पे हो?
180 डिग्री पे अपोजिट हो तो ये बनाना आसान नहीं है जी। एक क्लोरीन को यहाँ रखिएगा तो दूसरा कहाँ रखिएगा, यहाँ है 180 डिग्री पे, और एक अमोनिया यहाँ रख दीजिए तो यहाँ पे ये रख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? अगर 180 डिग्री बना रहा है तो ये कौन सा लाइगेंड कहलाएगा? ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में अंतर समझ में आ गया। जब सिमिलर लाइगेंड 90 डिग्री बनाएगा तो सिस, और अगर सिमिलर लाइगेंड 180 डिग्री बनाएगा तो ट्रांस। इससे भी देखोगे तो सिमिलर लाइगेंड उतना ही बना रहा है। बोलो कोई दिक्कत? ड्रॉ करने समझ में आया? चलिए अब सारे डिफिनेशन पे आइए। स्टीरियो आइसोमेर में क्या बोला? फार्मूला सेम। क्या ये इसका भी फार्मूला और इसका फार्मूला सेम है कि नहीं है? है ना आपस में सेम। लेकिन आगे बात कीजिए, लेकिन पोजीशन ऑफ लाइगेंड इन 3 डायमेंशन वो डिफरेंट होगा। देखिए पोजीशन ऑफ लाइगेंड, पहले यहाँ क्लोरीन था, एक क्लोरीन यहाँ था लेकिन यहाँ के जगह मैंने यहाँ कर दिया, तो लाइगेंड का बस पोजीशन बदले हैं, बल्कि लाइगेंड नहीं बदला गया। तो वही लिखा, सेम लाइगेंड होगा, सेम फार्मूला होगा, बस केवल क्या होगा उसका ओरिएंटेशन जो 3 डायमेंशनल स्पेस में वो चेंज होगा। खैर अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेर की बात की है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर में स्क्वायर प्लेनर का पहले हम बात करें जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो अगर सिमिलर लाइगेंड फॉर्म करेगा क्या 90 डिग्री तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस। और अगर 180 डिग्री बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो आप बोलिएगा 2 बनेगा, सिस और ट्रांस आपको बना के दिखाना पड़ेगा। अगर 2 मार्क्स में आया है तो। अब बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो पहचानना रहेगा कि कौन सा आइसोमर ये बना सकता है, तो ये ज्योमेट्रिकल बना सकता है। ठीक है, बाकी सिस ट्रांस के नीचे छोटा सा एक वर्ड लिख लीजिए कि कब सिस बनेगा कब ट्रांस बनेगा। देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, सुनिए। ये तो आपने पढ़ लिया कि अगर सिमिलर लाइगेंड 180 डिग्री बनाए तो ट्रांस, सिमिलर लाइगेंड 90 डिग्री बनाए तो सिस। जैसे इसको बनाना हो तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो बहुत सिंपल सा है। देखिए इसको आप कैसे बना सकते हो। देखिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कम से कम इतना तो जान रहे हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है भाई। ओह सॉरी, यहाँ पे 2 होगा जी, छूट गया था मेरे से। ठीक है ना, इसीलिए आप बोल देते। आप लोग बोले क्यों नहीं? 4 तभी ना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अच्छा इसीलिए कुछ बच्चे 3 ही लिखे थे। तो बताइए मुझे, यहाँ पे देखिए 4 है। आप बताइए क्रोमियम को बीच में रखेंगे और क्या करोगे आप बताओ? चारों दिशा से इसको जोड़ दोगे। और अगर सिमिलर तुमने एक जगह रखा ऐसे Cl NH3 NH3, ये बताओ सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म? साफ साफ ये क्लियर दिख रहा है। 90 डिग्री है तो क्या होगा? सिस। ठीक है, और ये अगर क्रोमियम ही है ना, ठीक। अगर 180 डिग्री बनाना है, साइनाइड को यहाँ और साइनाइड को यहाँ, साइनाइड है ना जी, CN कर दो, हाँ NH3 NH3, साइनाइड 180 डिग्री बना रहा है तो ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? बना लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 वाला ज्योमेट्री आप आसानी से बना लीजिएगा। आई होप इन सब का सही होगा। ठीक है, चलो अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक बात बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। यानी लाइगेंड हमारे कितने होंगे? मैंने लाइगेंड 6 भी हो सकता है, कम भी होंगे क्योंकि डाइडेटेड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक आपको एग्जांपल दें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए, तो देखो आप प्लेटिनियम कोई भी ले लो, वाटर मॉलिक्यूल ले लो 4, Cl2 ले लो। ठीक है, ये मेरा देखो कितने लाइगेंड है? 6 और सभी मोनोडेटेंट है, तो ये टोटल कोऑर्डिनेशन का कितना बनाएगा? ये 4 बॉन्ड और ये 2, टोटल 6 बॉन्ड आ गया है। तो कैसा ज्योमेट्री जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनाना भी बताया था। क्या बनाइएगा? स्क्वायर बनाओ, बीच में किसको रखो? प्लेटिनियम को। 6 बॉन्ड ऐसे बनाएंगे। और हमको ये बताइए कि अगर हम सिस बनाएंगे तो क्या करेंगे? सिस बनाने के लिए जो सिमिलर लाइगेंड है 2 वाला, 2 सिमिलर लाइगेंड कहीं दिखे है, उनको कितने डिग्री पे रखेंगे? 90। तो आप कहीं भी रख लो, 90 डिग्री पे इसको रख लीजिएगा
तो ये बन जाएगा सिस। जैसे यहाँ क्लोरीन क्लोरीन कितना डिग्री पे आ गया जी 90, तो ये सिस कहलाएगा। क्या इसी का ट्रांसफॉर्म नहीं बना सकते हो? चलिए तो ये क्वेश्चन लिखिए और ये बनाइए, और जिनका छूट गया पहले ये लिख लो, ठीक है। आगे हो सर। तो सिस और ट्रांस बनाना बहुत इजी है। सिस के लिए 90 डिग्री एंगल होगा और हम जो सिमिलर है उसको पकड़ेंगे। यहाँ पे 90 बना दिया और इन दोनों में सिमिलर में 180 डिग्री बना दिया। सिस और ट्रांस इस तरह से बन जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा? मेटल चेंज करेगा, लाइगेंड चेंज करेगा। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो हमेशा सिस और ट्रांस इस तरह से बना देना, कोई दिक्कत। अब देखो अभी तक हमने इवन नंबर में लिया था, लेकिन इस बार तुमको देखो वो ऑड नंबर में दे दिया, नहीं 3 दे दिया। तो ये सिस और ट्रांस नहीं बनता है, इसमें एक नया आइसोमर बनता है। देखो इसी केस में बनेगा जब तुम्हारा 3 में रहेगा, 6 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट में, ठीक है। तो इसमें पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। सेंट्रल मेटल कौन है? प्लेटिनियम। थोड़ा बड़ा बना देते नहीं, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? प्लेटिनियम। और कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? 6 बनाना तुम्हें आता ही है, आप लोग भी साथ साथ बनाते चलो। और देखो तरीका क्या है, अगर रेगुलर तीनों लगातार रहेंगे लाइगेंड, कहीं से आप शुरू कीजिए, आपको तीनों लाइगेंड लगातार ही मिल रहे हैं। नहीं, आप यहाँ से देखिएगा तो ये तीनों रेगुलर हैं, 1 2 3, ये 1 2 3। तो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर मिले तो इसको बोलते हैं फैक। समटाइम इसको फेशियल भी कहते हैं। तो फैक आइसोमर। और अगर तीनों रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है मतलब कुछ भी हो सकता है, रेगुलर नहीं होने का बस रेगुलर नहीं होना चाहिए। रेगुलर कैसे नहीं हो सकते? देखो 2 क्लोरीन रखो और तीसरा क्लोरीन यहाँ दे दो, कैसे भी लिखोगे रेगुलर आएगा। कहीं से काउंट करेंगे, बीच में ये रख दिया अमोनिया अमोनिया अमोनिया, तो इसको मर आइसोमर कहते हैं। तो फैक और मर कब बनेगा ये ध्यान में रखिएगा। कब बनेगा जी? जब 3 में डिवाइड हो, 4 में नहीं। 4 में तो आपका सिस ट्रांस बन जाएगा। 3 में डिवाइड होगा फैक और मर। इसको फेशियल, इसको मेरोडियन कहते हैं, लेकिन ये पूरा नाम नहीं पूछता है। पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जैसे देखो ये आप लिख लो और मैं एक ऑप्शन लिख रहा हूँ, एक एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है, 37 नंबर जेई में पूछा हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन फैक और मर आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आप लोग जल्दी जल्दी बताते चलिएगा। NH3 का 3, NO2 का 2, क्या नहीं NO2 का 3 भी है जी। क्या ये फैक और आइसोमर बनाएंगे? यस या नो? मिल गया जवाब। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। लेकिन आप देखोगे कि अगर गलत ऑप्शन पे जाओगे तो देखो बी, PT और NH3 का 2 और Cl2, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर फैक और आइसोमर बनाएगा? नहीं। ये 3 ये कौन बना सकता है? फिर बताओ कौन से बना सकता है? सिस और ट्रांस। देखो आगे भी दिया कुछ और ऑप्शन, NH3 का 4, Cl2, ये कौन बनाएगा जी? फैक और मर बना सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता बताओ? देखो हाँ, क्योंकि 3 नहीं है, 4 और 2 है। 4 और 2 सिमिलर रहते हैं जब भी, तो कौन बनाएगा? सिस और ट्रांस। इसके जैसा पीछे में था बनाया था ना हमने, देखिए हाँ ये रहा, इन्हीं के जैसा तो मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये आपका जब बनाएगा तो सिस ट्रांस। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में। ये 2-3 बार 1-2 बार और पूछे हैं, जो आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन का आइडिया दे देता हूँ। तो बस इतना ध्यान रखो कि इसमें 2 सिमिलर वाले मिलेंगे। अगर 2 सिमिलर लाइगेंड 90 डिग्री पे है सिस, और अगर 180 डिग्री पे है तो ट्रांस। और अगर 3 एक ही कंडीशन मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट टिक करा है, 3 जब भी मिलेगा तो वो किस फॉर्म में मिलेगा? सिस और फैक और मर, इसी में बनता है फैक। लगातार रहेंगे तो फैक, लगातार नहीं है तो मर। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये था तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सुनिए हम क्या बोले यहाँ पे। ऑप्टिकल आइसोमर का डिफिनेशन देखिए। कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे।
किधर भी कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट। अगर रोटेट किया तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर। अगर नहीं रोटेट किया तो नॉट ऑप्टिकल आइसोमर, सिंपल सी बात है। अब बात रहा कि एग्ज़ाम में ये लिखने आएगा तो 2 मार्क्स का डिफिनेशन ये लिख सकते हो, डिफिनेशन और ये आपका डायग्राम बना लोगे 2 मार्क्स के लिए। क्योंकि फार्मूला ये एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ सकता है, इनऑर्गेनिक में जनरली से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब वहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है तो हम तो पहचानेंगे कैसे, रोटेट करके तो देख नहीं सकते, वो तो लैब का चीज़ है। तो हम इसको कुछ कंडीशन बात करते हैं कि क्या कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमर की तरह बिहेव करेगा। तो लिखो कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर, किस कंडीशन में यह ऑप्टिकल आइसोमर की तरह बिहेव करेंगे। तो वो पहचानने का क्या तरीका होता है, तो वो तरीका पे फोकस कीजिए और यही आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करेगा। एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे इससे बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में इससे आते हैं। तो देखिए सुनिए, आप जानते हो आप किसकी बात कर रहे हो, ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड्स की, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जो कि ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। तो आप लिखिए कॉम्प्लेक्सेस, कंडीशन लिखिए कॉम्प्लेक्सेस एंड इट्स मिरर इमेज complexes and its mirror image should be होने चाहिए, मस्ट भी लिख सकते हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये भी लिख लो कि जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे ना उसके पास डाइडेटेड लाइगेंड जरूर होगा। तो लिखो ऑप्टिकल आइसोमर मस्ट कंटेन, एकदम रहना ही रहना है, मस्ट कंटेन डाइडेटेड लाइगेंड। ये डाइडेटेड लाइगेंड के एग्जांपल्स बताओ तो जी। आपने 2 ही पढ़े हैं और 2 ही आएंगे हमेशा, कौन कौन। हाँ, एक है ईएन जिसको आप बोलते हैं इथिलीन डायमीन, और दूसरा कौन है OX। OX को फॉर्मूला में क्या बोलोगे, C2O4 -2, ठीक है। तो यही है डाइडेटेड का एग्जांपल। अगर ये प्रेजेंट है तो तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर होने का चांस हो सकता है। फिर तो हम चेक करके देखेंगे, क्या चेक करके देखेंगे, मिरर इमेज। तो आइए मिरर इमेज के बारे में बात करते हैं कि कैसे बनेगा। पहले आप इतना लिख लो, फिर हम क्वेश्चंस की मदद समझते हैं इसको। आप बताना कि आपका सही है कि नहीं, और काटिए मत, उसी में सुधार हो सकता है। देखिए आप जो भी आप बनाएं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जो उसको। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बन, ये देखिए CR को रखिएगा मिडिल में और 6 बॉन्ड बनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर ट्रांस है तो 180 डिग्री 2 सिमिलर लाइगेंड, दोनों सिमिलर लाइगेंड को पहले ड्रॉ कीजिए। Cl है ना, सबसे अच्छा तरीका यहाँ रख दो, यहाँ रख दोगे झंझट ही नहीं, 180 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, नहीं एक क्लियर लाइन है और ये एकदम लाइन हमेशा 180 डिग्री फॉर्म करता है। बन गया ट्रांसफॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है जी, ट्रांसफॉर्म। अब रहा बात कि आप डाइडेटेंट को ड्रॉ कीजिए। तो देखिए डाइडेटेंट को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। कुछ लोग क्या किए, OX यहाँ लिख दिए, नहीं अरे भाई जब एक ही है वो और वो बॉन्ड 2 बना रहा है तो बीच में रख के उसको वैसे जोड़ दीजिए। इसको 2 बार नहीं लिखेंगे OX 4 को थोड़ा है, और यहाँ पे भी OX लिख दीजिए और ये ऐसा जोड़ दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए मिरर इमेज निकालना। तो मिरर इमेज ऐसा लगा दीजिए, फिजिक्स में करते ही होंगे। अब एक बात बताओ, जो नहीं चेंज होता वो चीज़ को लिखिए सबसे पहले। स्क्वायर में कोई चेंज नहीं, सेंट्रल मेटल में कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज, ये टॉप और बॉटम जो है क्लोरीन में कोई चेंज नहीं। अच्छा अब रहा बात इसका, तो आप जानते हो जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट में आ जाता है, राइट पार्ट लेफ्ट में जाता है। तो ये OX वाइट कलर से जो लिखे हैं वो किधर आ जाएगा, वो लेफ्ट है तो इधर आ जाएगा राइट में। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ OX वो किधर चला जाएगा, राइट में है तो लेफ्ट में। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम बन गया इसका मिरर इमेज। कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं। अब इसको पूरा उठा के इसी पे रख दीजिए।
क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल? हाँ, सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है उसको कवर नहीं करे, ये तो पूरा कवर कर लेगा, तो ये क्या हो गया। अच्छा, अगर कवर कौन करेगा, सिंपल सी बात, दोनों एक जैसा दिख रहा हो, दोनों एक जैसा दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गया, सुपर इम्पोजेबल। अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो बताइए ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव के लिए तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, तो जवाब क्या आएगा जी, ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो सीबीएसई बोर्ड में यही पूछा था, ये ट्रू या फॉल्स बोलो। अच्छा सुनो, इसमें सवाल क्या पूछा था, पूरा सवाल सुनिए। अब असर्शन रीजन था, असर्शन में यही दिया गया था, ये कंपाउंड दिया होता, अब बोला ट्रांस दिस कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ट्रू या फॉल्स? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आया, यानी कि ये फॉल्स है। और रीजन सुनिए, ऑप्टिकल आइसोमर मैरिज मीज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल में होता है, अभी हम बोले थे ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल है भी, इन्वॉल्विंग डाइडेटेड लाइगेंड। अभी हम लिखाया था ना नोट में जी, हमेशा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, डाइडेटेड। देखो डाइडेटेड लाइगेंड है कि नहीं, तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो आप बोल दीजिएगा असर्शन इज राइट, सॉरी असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट। तो ये ऑप्शन डी में मिल जाएगा। बना लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक। तो घर पे बनाना जिनके पास ये बुक है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि ट्रांसफॉर्म जब भी रहेगा ना, अब छोड़िए इतना कन्फ्यूजन, इतना बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आंसर कैसे बताइएगा। ट्रांसफॉर्म जब भी रहे वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन सिस को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांस तो कन्फर्म है कि क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई दिक्कत, ये बहुत हेल्प करेगा आपको क्या बनाने में, ऑब्जेक्टिव बनाने में। तो आप लिख लीजिए ये बात, नोट करके लिखो, ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज, ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट नोट है जी, इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव खोजना हो ट्रांस को ही देख लेना। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आएगा, अभी हम कुछ क्वेश्चन इस पर करते हैं, लेकिन उसके पहले जरा सिस को भी एनालाइज करते हैं। तो आइए इसी का सिस बना लेते हैं, यही क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन का सिस फॉर्म रहेगा आपके पास तो मुझे एक बात बताइए कि वो जो कंपाउंड होगा आपके पास वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए जरा सिस फॉर्म इसका ड्रॉ करो, पहले सिस फॉर्म ड्रॉ करो फिर मिरर इमेज ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद चेक करके बताना। चलिए वापस आइए और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को, देखिए इसको, सिंपल सा बात है ये। सबसे पहले क्या बनाओगे, एक बॉक्स, एक स्क्वायर और क्रोमियम को बीच में रखेंगे। और सुनिए, अगर आपको 90 डिग्री बनाना है तभी तो सिस होगा, तो ना तो किसको पकड़िए, क्लोरीन को। अब बोले तुम दोनों ना 90 डिग्री पर रहो, बगल बगल में, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ कर दिया तो 180 हो गया, यहाँ कर देगा तो 180 हो जाएगा, इसलिए दोनों को अगल बगल रखिए। अब बाकी रहा ऑक्सिलेट आयन की बात, तब बीच में रखिए। आइए एक ऑक्सिलेट आयन कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 2, तो दोनों तरफ जोड़ दीजिए, यहाँ भी एक जोड़ दीजिए इससे, बोलिए कोई दिक्कत। अब इसके बगल में इसका क्या बनाएंगे, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज बनाइएगा तो यहाँ पे क्रोमियम रखिएगा और इसके साथ ये बॉन्ड बनाइएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, अब आप मिरर इमेज बनाइएगा तो ये दोनों क्लोरीन किधर आ जाएगा, इधर नहीं आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड है, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा OX, इसमें कोई दिक्कत। और ये OX कहाँ जाएगा, ग्रीन वाला, ये इधर आ जाएगा। क्या दोनों सेम है, नहीं, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा कि नहीं। इसको रखोगे तो यहाँ पे तो गैप आ रहा है ना, तो ये हो गया नॉन
सुपर इम्पोजेबल। तो बताइए, और क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है वो कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिस फॉर्म हम नहीं करें कि हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांस के लिए गारंटी है, ट्रांस हमेशा कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लिख लीजिए और इसके आधार पे हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो बताइए, इसमें ये ट्रांस है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो होगा नहीं। रहा बात इसकी, तो इसमें भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें भी 6, लेकिन डाइडेटेंट होना जरूरी है ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। तो यानी डी ऑप्शन सही है। और ये वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मोनोडेटेंट है, डाइडेटेंट नहीं है। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया कि ये दोनों में ट्रांस वाला इनएक्टिव होगा और ये ऑप्टिकल एक्टिव हो। इस तरह के आपके बोर्ड में और भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और जितने लोगों के पास PYQ वो बनाइएगा, होमवर्क में दे देंगे, वहाँ से आपको जो भी ऑप्टिकल आइसोमर पे क्वेश्चन मिलेगा बन जाएगा। रहा बात JEE का, अगर बनाते हो बुक तो बनाइए, उससे भी क्वेश्चन यही सब मिलेंगे। आपको पहचानने का तरीका बता ही दिया। कोई दिक्कत है इसमें ऑप्टिकल आइसोमर में? तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर कंप्लीट होता है। अब देखिए कुछ कोई और इसमें स्मॉल सा क्वेश्चन आ सकता है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बात बताइए, स्टेबिलिटी वाली बात आपको पता है ना जी? कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? ये नोट करके लिख लो, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। स्टेबिलिटी की बात सुनिए, हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं, पॉलीडेटेंट, डाइडेटेंट, मोनोडेटेंट। बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन बनाएगा? अब भाई जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो स्ट्रांग नहीं होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन लाइगेंड? पॉलीडेटेंट, उसके बाद डाइडेटेंट, और उसके बाद सबसे वीक बनाएगा मोनोडेटेंट। अब आइए इसके रीजन पार्ट पे, ये तो लाइगेंड की बात होगी, मोनो लाइगेंड है। ये कौन है जी? सब लाइगेंड, ठीक है। अच्छा चलो, इसका ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये लिख लो जी, ये ऑर्डर आपको डिसाइड करने में मदद करेगा। तो जितने पॉइंट्स लिखा था ना ऑब्जेक्टिव में, मैं लिख भी देता हूँ कि यही ऑब्जेक्टिव में आएगा जी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बनाना, ठीक है। चलिए, अब पॉलीडेटेंट का एग्जाम्पल आपको बताया था, बोलो। बोलता नहीं है, हेक्साडेटेंट था ना वो EDT है। अच्छा, इसका डाइडेटेंट का एग्जाम्पल बताओ। इसके तो 2 ही हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। कौन कौन? EN इथिलीन डाइमीन एंड OX। जो बच गया वो मोनोडेटेंट होगा। लिखने की जरूरत है? माने तक 2 लिख लो, CN है ना, NH3, ये सब ETC कर तो बात खत्म, 2 लोन कर। अच्छा देखो, ये डाइडेटेंट या पॉलीडेटेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना रहे हैं, मोर स्टेबल हो रहे हैं, इसका रीजन बताओ। उसको एक इफेक्ट से बताए थे, कौन सा इफेक्ट कहते हैं इसको? चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट किसके कहते हैं? जब स्ट्रक्चर क्या हो जाए, यानी क्लोज, और इस कारण से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें भी वही बात होगा, मोनो में क्लोज नहीं होता। अभी देखो ना जी, अभी बनाए थे, देखो दिखाते हैं, देखो यहाँ पे, देखो ये एक तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही रहा है, ऊपर से ये स्ट्रक्चर भी क्लोज हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ी ना। अब 2 गो मान लो क्रोमियम के साथ 2 गो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ गया, या साइनाइड ऐसे जुड़ गया, तो यहाँ तो खाली 2 गो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ रहा है, ये दोनों नहीं ना। तो यानी कि जैसे जैसे क्लोज होता जाएगा स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आया बात समझ में? इसीलिए डाइडेटेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके? बोलता है मोनोडेटेंट। और यही इसी के इफेक्ट को चिलेट इफेक्ट या क्लोज स्ट्रक्चर कहता है। आइए इस पे ऑप्शंस देखते हैं। चलिए देखिए, बताया, यही सुनो, यहाँ पे ये डाइडेटेंट लाइगेंड है, इसीलिए चिलेट इफेक्ट बनाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो हम सब ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको डाइडेटेंट मिल चुका है, बाकी सब मोनोडेटेंट है। तो अगेन ऑप्शन कौन सा होगा? बी। तो ये दोनों क्वेश्चन के लिए आंसर है, और ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ अलग साल में, वह बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन छोटा सा और पूछता है, नंबर ऑफ आयंस। आयंस वाला भी क्वेश्चन पूछता है। लिखिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा
हाँ यहाँ पे मिला। मुझे कल ये बताओ, एक ऑप्शन के मदद से समझते हैं कि क्रोमियम है तुम्हारे पास NH3 और Cl2 है और एक Cl है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि अगर इसको एक्वस मीडियम में हम डिजॉल्व करेंगे तो कितने आयंस बनेंगे। चलिए लिखिए, इतना आयंस बताना है आपको, नंबर ऑफ आयंस। हाँ चलो फटाफट लिखते जाओ। हाँ जी, नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पूछा हुआ 1 + 1 दैट इज 2। एक ये गिन लेना बाबू, अब बाकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को भी एक आयन में गिन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, इसी क्वेश्चन को हम बदले, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, 2-3 तरीके से पूछता है। मैं अभी तीनों तरीका से बता देता हूँ, एग्जाम में कोई पूछे। जैसे ये है 5 है यहाँ पे, और एक काम करो, एक सेकंड, हाँ अब बताओ इस एक्वस मीडियम में कितने आयंस होंगे। यहाँ हटाओ इसको, यहाँ से क्वेश्चन है, कितने होंगे 4। ये साफ दिख रहा है जी, क्लियर है ना। 3Cl-, क्लोराइड आयन तो होंगे लेकिन कितने, 3, आए हुई नहीं होगा। यानी फिर से नंबर ऑफ आयंस कोई पूछेगा तो कितना बोलोगे, 1 + 3 दैट इज 4। क्या इस तरह से बना सकते हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो और इसको हम चेंज करते हैं, देखिए रोमियम लाइगेंड आप लिखिए यहाँ पे 5Cl और यहाँ पे Cl2। अब बताओ नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस बोलो जल्दी से। यहाँ पे 2, ये 2 आयंस बनाएंगे, एक तो ये हो गया, या कितना आयंस हो जाएगा जी, 1 + 2 दैट इज 3। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ देगा कि नंबर ऑफ आयंस बताओ कितने बनेंगे। तो आप देख लेना, बाहर वाले को तोड़ देना, इसको एक आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर को गिन लेना। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा सेकंड टाइप, नंबर ऑफ आयंस तो समझ गए, सेकंड टाइप पूछेगा कि बताओ जी कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस, मैक्सिमम कंडक्टेंस किसका होगा। यही 3 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B और C। आप क्या ऑप्शन बोलिएगा, हाईएस्ट या मैक्सिमम। मैक्सिमम कंडक्टेंस किसका बोलिए, A, B, C, D में। तो आपको पता नहीं है कि जितना फ्री आयन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। तो इसके आधार पे ये नोट करके लिखो, ये आपको मिलेगा। हाँ तो बोलो ऑप्शन कौन सा, यहाँ पे आंसर क्या दिखिएगा, तो जिसमें आयन ज़्यादा है यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 4 आयंस थे, इसीलिए आंसर हुआ। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा अब इसी को CBSE बोर्ड 2023 में एक क्वेश्चन पूछा, वो बोला क्या हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका CBSE बोर्ड में पूछा हुआ था क्वेश्चन, पूछा गया इस पर तीसरे तरीके का क्वेश्चन। सुनिए कैसे पूछेगा। आपको बोला क्या कि एक कंपाउंड है जी आपके पास, ठीक है, क्या है कंपाउंड, कॉपर ले लीजिए, और यही था NH3 5 और Cl तुम्हारा था 3, कितने थे 3। ये फॉर्मूला है। अब बोला कि इसका रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3 के साथ, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो ये बन रहा है 2 मोल AgCl। कितना मोल AgCl, 2 मोल। ये मेरा क्वेश्चन है, समझ में आया। और वो लैंग्वेज में देगा, व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट इट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ AgCl, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है। आ रहा समझ में। और 4 ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप फॉर्मूला बताओ जल्दी से। हाँ बस चलो बताओगे क्या, लिख लो, बताओ जी जल्दी से, अगर पता चल गया तो। देखो ध्यान दो, पहचानना बहुत आसान है। एक बताओ, यही क्लोराइड आयन है ना, अरे सिल्वर तो यहाँ मिल ही गया। अब क्लोराइड आयन, अब क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है, 2। तो बताइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो चेंज नहीं आता है, बाहर कितने क्लोराइड आयन रखने हैं जो कि सिल्वर से रिएक्ट करे, कितने रखेंगे बोलो। जितना AgCl बनेगा, और AgCl जितने बने हैं 2 मोल बने हैं, इसका मतलब कि क्लोराइड आयन कितने बाहर हैं, 2। बोलो समझ में आया।
बाकी जो अंदर है वो रख दो, NH3, और एक क्लोरीन कहाँ हो जाएगा जी, इनसाइड। बोलिए कोई दिक्कत? फॉर्मूला समझ में आ गया? ये प्लस इससे 2 से रिएक्ट करेगा तो 2AgCl बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए इसमें कोई डाउट है किसी को? समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। तो अगर हम सेम क्वेश्चन के लिए तुमसे पूछ दें कि देखिए अगर हमको AgCnO3 से कितना बन रहा है जी, 1 मोल, कितना मोल बन रहा है? 1 मोल AgCl बन रहा है, तो बताओ उस केस में फार्मूला क्या लिखते? तो बताओ तुम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे? 1 मोल है तो बॉक्स के बाहर कितना क्लोरीन, खाली ये बताओ कितना क्लोरीन रखेंगे? बोलता नहीं है 1। अरे 1 रखेंगे, ये AgCl से यही ना रिएक्ट करेगा। इसके अंदर के क्लोरीन रिएक्ट करेंगे क्या? नहीं, ये तो टूटता ही नहीं, तो रिएक्ट क्या करेंगे? तो बाकी क्लोरीन्स को कहाँ रखोगे? फार्मूला कहाँ था ये? तो बाकी क्लोरीन को कहाँ रखोगे? इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये बात समझ में आया ना? अब बाकी जो लाइगेंड है जैसा है वो लिख दो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखो फिर देखो यहाँ पे AgNO3, आपके हम बोल रहे हैं 3 मोल, यही क्वेश्चन। ये सुनो, ये अलग अलग साल सब तुम्हारा पूछा हुआ से सुनो, बनाइएगा आप। तो 3 मोल AgCl है, तो बताइए फार्मूला क्या आएगा? इस बार बाहर कितने क्लोरीन रखेंगे? बोलो 3 रखेंगे। अब मेरे पास क्लोरीन कितने थे पहले से? 3 ही थे, तीनों बाहर कर दिए, तब बच गया कौन? जो बच गया वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रख दीजिए। बोलिए कोई डाउट? बन जाएंगे ऐसे तीनों क्वेश्चन? ठीक है, तो बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बैंक बनाओ, आपको मिल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन।